कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो किसी भी भारी इंसान से वहां बस सांस लेने की, मेरा मतलब है वहां रहने की ही, हर दिन एक भारी फीस वसूलता है। हाँ, मतलब आज की दुनिया में ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है। बिल्कुल। हर देश तो चाहता है कि उसके यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगे, होटल भरें, लेकिन ये देश ना इस पूरी व्यवस्था को ही नकार देता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि फिर भी दुनिया भर से लोग वहाँ जाने के लिए तरसते हैं। एकदम सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम दुनिया के इकलौते कार्बन नेगेटिव देश भूटान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हमने काफ़ी सारे सोर्सेस खंगाले हैं। बिल्कुल, हमने साई शीशी टूर्स और केसरी टूर्स के ट्रैवल पैकेजेस देखे हैं। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन नाम के एक यूट्यूब व्लॉगर के ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंसेस हैं और भूटान टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा भी है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहाँ क्या-क्या देखा जा सकता है। हाँ, मतलब हमें ये डिकोड करना है कि भूटान सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव क्यों है, और अगर भारत से कोई वहां जाने का प्लान बनाए तो उसकी जमीनी सच्चाई क्या है। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि भूटान की बात करते वक्त ना हमें अपना नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ता है। नजरिया बदलना पड़ता है, मतलब किस तरह से? जैसे वहाँ सफलता को फैक्ट्रियों की गिनती या जीडीपी से नहीं नापा जाता। वहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी राष्ट्रीय खुशी से मापा जाता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनकी हर पॉलिसी का आधार है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत मुझे हमारे सोर्सेज में भी मिला। हाँ, 60% जंगलों वाली बात ना। बिल्कुल। भूटान के संविधान में ये अनिवार्य है कि देश का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से ढका होना चाहिए। और चाहे कोई भी सरकार आए या कैसा भी विकास हो, ये नियम नहीं टूटता। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि असलियत में आज उनका 72% हिस्सा जंगलों से ढका है। मतलब उन्होंने खुद के ही बनाए सख्त नियम को भी पार कर लिया। यही तो वो पॉइंट है जहां से भूटान का असली दर्शन समझ में आता है। ये सिर्फ पेड़ लगाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उनका जीवन जीने का तरीका है। तो अगर हम इस 72% वाले आंकड़े को उनके पर्यटन मॉडल से जोड़कर देखें तो क्या कहानी निकलती है? देखिए, दुनिया के ज्यादातर देश मास टूरिज्म के शिकार हो चुके हैं। ओवर टूरिज्म ने कई खूबसूरत जगहों का इकोसिस्टम एकदम बिगाड़ दिया है। हाँ, वो तो है। हर जगह इतनी भीड़ होती है आजकल। लेकिन भूटान का सिद्धांत बहुत सीधा है। वो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम पर काम करते हैं। हाँ हाँ, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम। मतलब वो ये पक्का कर रहे हैं कि उनके यहाँ बेवजह की भीड़ ना लगे। एकदम सही। वो ऐसे यात्री चाहते हैं जो वास्तव में देश को बचाने में अपना योगदान दें और वहाँ की संस्कृति की इज्जत करें। और इसी मैकेनिज्म का सबसे बड़ा हिस्सा शायद उनकी वो फीस है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस या एसडीएफ कहते हैं। हाँ, हाल ही में जब भूटान ने महामारी के बाद अपने दरवाजे फिर से खोले, तो इस फीस को लेकर काफी चर्चा हुई थी। मुझे ये एसडीएफ वाली बात पढ़कर ना एक ख्याल आ रहा था। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब हो। वीआईपी क्लब? वो कैसे? मतलब वहां एंट्री फीस इसलिए नहीं ली जा रही कि वो लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं या दूर रखना चाहते हैं, अच्छा, हाँ। बल्कि वो फीस इसलिए है ताकि उस क्लब की शुद्धता, शांति और जो एक खास वाइब है ना, वो बरकरार रहे, और जो भी अंदर आए वो खुद को सिर्फ एक कस्टमर ना समझे बल्कि एक गार्डियन महसूस करें। ये तुलना एकदम सटीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो क्लब फीस है, ये आखिर जाती कहाँ है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या ये सिर्फ सरकार के पास आती है? नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट बहुत पारदर्शी तरीके से बताती है कि ये पैसा सीधे तौर पर पर्यावरण और संस्कृति को बचाने में लगाया जाता है। हम्म, कोई उदाहरण है इसका? जैसे हिमालय के उस सेंसिटिव इकोसिस्टम में हिम तेंदुए, लाल पांडा और दुर्लभ नीले पोस के फूल पाए जाते हैं। उन जंगलों और नदियों को साफ रखने में ये फंड काम आता है। अच्छा, तो ये पूरा पैसा सिर्फ नेचर को बचाने के लिए ही है? नहीं, सिर्फ नेचर नहीं, ये पैसा देश को आत्मनिर्भर बनाने, वहाँ के युवाओं के लिए मौके पैदा करने और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में भी जाता है। मतलब वो साइंस और टेक इनोवेशन में भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को खोए बिना। बिल्कुल, वो बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर है यार। और पता है, इस कंजर्वेशन वाले एटीट्यूड का असर सिर्फ कागजों पर नहीं दिखता। हाँ, वो तो एयरपोर्ट पर ही दिख जाता है। एकदम सही कहा आपने। पारो एयरपोर्ट पर उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां पहुंचते ही वो एक्सक्लूसिव वाली फीलिंग हवा में ही महसूस होने लगती है। पारो एयरपोर्ट का नाम सुनते ही तो अच्छे अच्छे पायलटों के पसीने छूट जाते हैं। व्लॉगर के अनुभव और सोर्सेज के मुताबिक ये दुनिया के सबसे खतरनाक,
और साथ ही सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से एक संकरी और गहरी घाटी के बीच है। आसपास लगभग 18,000 फीट तक ऊंचे पहाड़ हैं। और लैंडिंग इतनी मुश्किल है कि दुनिया भर में केवल 8 या 9 पायलटों के पास ही वहां विमान उतारने का लाइसेंस है। सोचिए, सिर्फ 8 या 9 पायलट। इसके पीछे की वजह भी बहुत टेक्निकल है। पारों में लैंडिंग के लिए जो मैकेनिज्म काम करता है वो पूरी तरह से विजुअल फ्लाइट रूल्स पर चलता है। हाँ, विजुअल फ्लाइट रूल्स, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पायलट को अपनी आंखों से देखकर पहाड़ों के बीच से मैन्युअली विमान को नेविगेट करना होता है। इसमें कोई ऑटो पायलट काम नहीं आता। बाप रे, विमान को पहाड़ों के बीच से एकदम सटीक एंगल पर मोड़ना होता होगा। वैसे भारत से दिल्ली और कोलकाता से यहाँ के लिए उड़ाने हैं ना? हाँ, दिल्ली से वन वे फ्लाइट का खर्च करीब 25,000 रुपए और कोलकाता से लगभग 20,000 रुपए आता है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका सेफ्टी रिकॉर्ड। सुरक्षा को लेकर वो बहुत सख्त है। हाँ, मतलब इतने खतरनाक पहाड़, इतनी मुश्किल लैंडिंग, और फिर भी पारो एयरपोर्ट का सुरक्षा रिकॉर्ड पूरी तरह से बेदाग है। आज तक वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यही उनका अनुशासन है। वो किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करते। अब एयरपोर्ट के इस रोमांच के बाद एक और ऐसा अनुभव है जो फिजिकली बहुत थका देने वाला है। आप टाइगर नेस्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि ये हर यात्री की बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। टाइगर नेस्ट, जिसे तख्तसंग मठ भी कहा जाता है। टाइगर नेस्ट तो भूटान की सबसे आइकॉनिक तस्वीर है। 1692 में बना ये मठ 3 विशाल चट्टानों पर लटकता हुआ सा दिखता है। और मान्यता है कि गुरु रिनपोछे एक बागिन की सवारी करते हुए वहां आए थे। लेकिन यार, वहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, व्लॉगर ने अपनी वीडियो में दिखाया है कि इसके लिए कुल 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है और वो भी एकदम खड़ी चढ़ाई है। और एक और मजेदार बात, अंदर जाने के लिए 1,000 रुपए की एंट्री टिकट लगती है और वो टिकट आपको पहाड़ के नीचे बेस से ही खरीदनी पड़ती है। क्योंकि उस 10,000 फीट की ऊंचाई पर चट्टान के किनारे कोई टिकट काउंटर बनाना व्यवहारिक रूप से मुमकिन ही नहीं है। सही बात है। और एक बार ऊपर पहुंचने के बाद अंदर फोटोग्राफी सख्त मना है। आप कैमरा या फोन अंदर ले ही नहीं जा सकते। जो लोग पैदल नहीं चढ़ सकते उनके लिए बेस से 1,300 रुपए में घोड़े की सवारी मिलती है और ट्रैकिंग में मदद के लिए 100 रुपए में लकड़ी की छड़ी भी किराए पर ली जा सकती है। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एक तरफ पारो एयरपोर्ट इतना खतरनाक है और दूसरी तरफ देश की सबसे मशहूर जगह टाइगर नेस्ट की चढ़ाई इतनी मुश्किल है। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये टूरिज्म के नजरिए से एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? मतलब अगर आप चाहते हैं कि लोग आएं तो चीजों को आसान बनाना चाहिए ना? अगर हम किसी और देश की बात कर रहे होते तो शायद ये रिस्क होता, लेकिन भूटान के हाई वैल्यू लो वॉल्यूम वाले विजन से देखें तो ये रिस्क नहीं बल्कि एक फिल्टर है। अच्छा, एक फिल्टर की तरह। हाँ, आध्यात्मिकता में हमेशा माना जाता है कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम होती है। टाइगर नेस्ट की वो लंबी चढ़ाई, वो थकान, ये सब उस अनुभव का ही हिस्सा है। मतलब वो सिर्फ एक फिजिकल ट्रैक नहीं है बल्कि एक तरह की मेंटल जर्नी भी है। ये इंसान के अंदर के अहंकार को खत्म करता है। एकदम सही। जब एक यात्री उस थकान के बाद उस मठ की पहली झलक देखता है तो जो ऊर्जा महसूस होती है वो किसी गाड़ी से वहां पहुंच जाने में कभी नहीं मिलेगी। ये तो बहुत ही पावरफुल लॉजिक है, चीजों को जानबूझकर थोड़ा मुश्किल रखना ताकि सिर्फ कद्रदान लोग ही वहां पहुंचे। और यही दुर्गमता सुनिश्चित करती है कि वहां वही लोग पहुंच रहे हैं जो वास्तव में उस जगह की परवाह करते हैं। खैर, अब जब हमने उड़ान और चढ़ाई की बात कर ली है तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आप पैकेजेस और कीमतों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि इस यात्रा को सच में प्लान करने के लिए बजट समझना बहुत जरूरी है। हालांकि भारतीय यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, भारतीयों को भूटान जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ है। सिर्फ ओरिजिनल वोटर आईडी से काम चल जाता है। निश्चित तौर पर भारत और भूटान के जो ऐतिहासिक संबंध है उसका सीधा फायदा भारतीय यात्रियों को मिलता है। लेकिन जब हम टूर पैकेजेस देखते हैं तो कीमतों में बहुत बड़ा झोल नजर आता है और यहीं पर मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए, किन पैकेजेस की बात कर रहे हैं आप? अगर हम स्रोतों की तुलना करें तो साई शिशिर टूर्स बेंगलोर से 6 रात और 7 दिन का एक पैकेज दे रहा है जिसकी शुरुआत करीब 65,999 रुपए से होती है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें फ्लाइट, 3 स्टार होटल, भोजन, परमिट और ट्रांसफर सब कुछ शामिल है। ये कीमत तो काफी रीजनेबल लगती है। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन फिर मैंने उस यूट्यूब व्लॉगर डिस्टेंस बिटवीन का वीडियो देखा। वो टूर किंगडम के जरिए गया था। अच्छा,
तो उसका क्या कहना था बजट के बारे में? उसका कहना है कि अगर 2 लोग 3 स्टार होटल में रुकते हैं तो पैकेज लगभग 66,000 रुपए का होता है, यानी 33,000 रुपए प्रति व्यक्ति। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। फिर गड़बड़ कहाँ है? वो कहता है कि अगर 6 लोगों का ग्रुप एक साथ जाता है तो ये खर्च गिरकर सीधे 21,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाता है। और दूसरी तरफ केसरी टूर्स का 9 रात का थोड़ा प्रीमियम पैकेज 99,000 रुपए से शुरू होता है। तो आपको 21,000 से लेकर 99,000 तक का ये अंतर कंफ्यूज कर रहा है? बिल्कुल, मतलब 6 लोगों के साथ 21,000 रुपए, ये तो गोवा या केरल के ट्रिप से भी सस्ता लग रहा है। फिर लोग भूटान को महंगा क्यों कहते हैं? इसमें कोई कैच है क्या? बहुत बड़ा कैच है, और यहीं पर ज्यादातर लोग बिना पूरी रिसर्च किए धोखा खा जाते हैं। अच्छा। तो इस 21,000 के पीछे का गणित क्या है? जब व्लॉगर 21,000 रुपए की बात करता है तो वो एक बड़े समूह की बात कर रहा है जो एक ही गाड़ी और होटल के कमरे शेयर कर रहे हैं। इससे खर्च बढ़ जाता है। वो तो है। लेकिन इस 21,000 रुपए में यात्रा के सबसे बड़े खर्च तो जुड़े ही नहीं है। कौन से खर्च? आप एसडीएफ की बात कर रही हैं? बिल्कुल, सबसे पहला तो एसडीएफ ही है। हर भारतीय यात्री को रोज का एक निश्चित एसडीएफ देना होता है। इसके अलावा इस पैकेज में दोपहर का खाना भी शामिल नहीं है। ओहो, और कुछ भी छूट रहा है क्या इसमें? सबसे अहम चीज जो लोग भूल जाते हैं वो है स्मारकों की एंट्री फीस। व्लॉगर ने खुद बताया है कि रोज के दर्शन, मठों और जोंग्स की एंट्री फीस आसानी से 3,000 से 4,000 रुपए रोजाना हो सकती है। बाप रे! मतलब अगर कोई 6 दिन के लिए जा रहा है तो सिर्फ एंट्री फीस और एसडीएफ मिलाकर ही उसका बजट 25-30 हजार रुपए ऊपर चला जाएगा। एकदम सही। जो पैकेज 21,000 के दिखते हैं वो सिर्फ आपको वहां पहुंचाने और सुलाने का खर्च है। दिन में आप जो भी करेंगे उसका पैसा अलग से लगेगा। वहीं जो साई शिशिर टूर्स का 65,999 रुपए वाला पैकेज है, या केसरी टूर्स का 99,000 रुपए वाला प्रीमियम पैकेज है, वो इन सब हिडन कॉस्ट्स को पहले से ही इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, और केसरी टूर्स का पैकेज लंबा भी है और वो लग्जरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर करने वाली बात थी। मतलब अगर कोई भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहा है तो उसे सिर्फ बेस प्राइस नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, आपको उस पैकेज का पूरा ब्रेकडाउन मांगना चाहिए। चलिए अब इन पैकेजेस और बजट की कैलकुलेशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। किसी भी जगह की असली आत्मा सिर्फ उसके स्मारकों में नहीं बसती है। हाँ, वहाँ की सड़कों और बाजारों में आम जीवन कैसा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। व्लॉगर ने पारो मार्केट का जो दृश्य दिखाया वो सच में कमाल था। वहाँ की स्थानीय भाषा जोंखा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ ज्यादातर लोग हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। हाँ, भाषा की ये सहूलियत एक भारतीय यात्री के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। आप वहाँ के लोकल लोगों से सीधे बात कर सकते हैं, बिना किसी ट्रांसलेटर के उनकी कहानियां सुन सकते हैं। और जब आप उस बाजार में चलते हैं ना, सोचिए लकड़ी की बनी हुई एक जैसी कतारबद्ध दुकानें। हाँ, उनकी वास्तुकला बहुत ही अलग है। लेकिन व्लॉगर बताता है कि दुकानें शाम को 6 या 7 बजे ही बंद हो जाती है। हमारे महानगरों में तो उस समय बाजार में रौनक शुरू होती है। ये बात सच है, लेकिन सबसे मजेदार कॉन्ट्रास्ट ये है कि दुकानें भले ही जल्दी बंद हो जाए रात के लिए, वहाँ कराओके बार्स मौजूद हैं। सच में, ये जो पारंपरिक और आधुनिक चीजों का मिक्सचर है, यही भूटान की खासियत लगती है मुझे। वो अपनी आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी को लेकर बहुत सख्त हैं। पारो बाजार में सभी दुकानों का लकड़ी का बना होना उनके सख्त नियमों का हिस्सा है। हाँ, वो नहीं चाहते कि उनके शहरों में बेतरतीब कंक्रीट के जंगल उगाएं। लेकिन साथ ही वो ये भी समझते हैं कि युवाओं को मनोरंजन चाहिए, इसलिए कराओके बार्स जैसे मॉडर्न स्पेसेस भी वहाँ मौजूद हैं। और भारत के साथ जो उनकी समानताएं है ना, वो तो माइंड ब्लोइंग है। जैसे क्या? मतलब सोचिए, आप दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट पे उतरे हैं, एक अलग ही कल्चर में हैं, लेकिन जब फोन चार्ज करना हो तो किसी अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वहाँ के इलेक्ट्रिक सॉकेट्स बिल्कुल भारत जैसे ही हैं। आप बाहर निकलते हैं तो दुकान पर 10 रुपए की मैगी मिल रही है, बिखाए भुजियात्री भी है, और तो और दुकानों में बाबा रामदेव की मूर्तियां भी दिख जाती हैं। ये तो काफी मजेदार है। और वहाँ सेब भी तो 150 रुपए किलो मिलते हैं ना, बिल्कुल हमारे बाजारों की तरह। हाँ, और वहाँ लोगों में पान खाने का कल्चर भी बहुत आम है। ये जो पहचाना हुआ सा एहसास है ना, ये एक बहुत सुरक्षित माहौल बनाता है। आपको कल्चर शॉक नहीं लगता, बल्कि एक कल्चरल सरप्राइज मिलता है। एकदम सही कहा आपने। ये बिल्कुल किसी पैरेलल यूनिवर्स में कदम रखने जैसा है, जहाँ कुछ चीजें एकदम घर जैसी हैं, लेकिन उसी पल आप बादलों के बीच एक लकड़ी के प्राचीन शहर में खड़े होते हैं। ये अनुभव वाकई बहुत खास है, और सिर्फ बाजार ही नहीं,
अगर हम गांवों की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट पर एक बहुत ही खास इवेंट का जिक्र है। अच्छा, कौन सा इवेंट? अगस्त के महीने में उरा और गेनेखा गांव में होने वाला मत्सुताके मशरूम का त्योहार। ये दुनिया के सबसे महंगे मशरूम्स में से एक है। इतने महंगे क्यों हैं ये? इनमें ऐसा क्या खास होता है? क्योंकि इन्हें खेतों में उगाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ जंगली चीड़ के पेड़ों की जड़ों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ओहो, तो इन्हें खोजना पड़ता है? हाँ, इन्हें खोजना अपने आप में एक कला है और भूटान ने इस प्राकृतिक खजाने को बहुत ही खूबसूरती से टूरिज्म के साथ जोड़ दिया है। तो इस त्योहार में होता क्या है आखिर? दुनिया भर से लोग इन गांवों में आते हैं। वो सिर्फ दर्शक नहीं होते, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ जंगलों में जाते हैं और खुद मशरूम खोजते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और इसके बाद गांव में पारंपरिक मुखौटा नृत्य होते हैं अरे, और उसी मशरूम से बने खास व्यंजन परोसे जाते हैं। मतलब इस एक त्योहार से उस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है, वो भी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। यही तो सस्टेनेबल टूरिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। और इसके साथ साथ हॉट स्टोन बाथ, जहां नदी के पत्थरों को गर्म करके पानी में डाला जाता है, और तीरंदाजी तो वहां है ही। हाँ, तीरंदाजी तो उनका राष्ट्रीय खेल है। उसके बिना तो भूटान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल, वहां हर गांव में आपको तीरंदाजी के मुकाबले होते हुए दिख जाएंगे, जो उनका एक तरह का सोशल गैदरिंग होता है। तो इन सब बातों से ये साफ है कि भूटान सिर्फ छुट्टियां बिताने की जगह नहीं है। एकदम सही। अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटे तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें खींचने की जगह नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली को महसूस करने का मौका है। एक तरफ ये बहुत ही सुलभ है क्योंकि आप वोटर आईडी से जा सकते हैं, भाषा की कोई दिक्कत नहीं है और मैगी जैसा कंफर्ट फूड भी है। लेकिन दूसरी तरफ उनका लो वॉल्यूम वाला विजन, एसडीएफ फीस और नेचर को बचाने की उनकी जिद इसे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव अनुभव बनाती है। वो दुनिया को ये सिखा रहे हैं कि पर्यटन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है। आप अपनी संस्कृति और अपनी शांति को बचाकर भी लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही ठहराव इस जगह को इतना जादुई बनाता है। तो आज के इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। वो विचार क्या है? आज की दुनिया में जहां हर देश, हर शहर बस ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट की भीड़ जुटाने में लगा है, जहां पहाड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, वहीं भूटान एक अलग ही रास्ते पर चल रहा है। हाँ, वो हमसे सिर्फ वहां शांति से मौजूद रहने की कीमत वसूलता है। तो सवाल यह है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग और ओवर टूरिज्म के इस खतरनाक दौर में पूरी दुनिया के टूरिज्म का भविष्य ऐसा ही होना चाहिए? क्या हमें हर जगह के लिए ऐसी फिल्टर की जरूरत है? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। अगली बार जब आप पहाड़ों की तरफ जाने का सोचें तो याद रखिएगा कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पेड़ों की गिनती और इंसानों की खुशी पैसों से ज्यादा अहमियत रखती है। सुनने के लिए शुक्रिया।